कल के टॉपिक में जो हमने पढ़ा था वो डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो डायमेंशनल एनालिसिस कल के चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा था, ठीक है। आपको मेरी ख्याल से बातें क्लियर होंगी कि डायमेंशनल एनालिसिस में हमने करना क्या था कि देखो, पहले तो अपने दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी साथ होती हैं और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बनी होती हैं। कोई भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो हैं वो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलके बनी होती हैं। फिर रिवाइज करते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी थी? मास, लेंथ, टाइम। मैकेनिक्स में ना, मैकेनिक्स जो हमने 11th फर्स्ट पार्ट पढ़ना है ग्रेविटेशन तक, मास, लेंथ, टाइम 3 हो गई। इलेक्ट्रिसिटी में चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट 4 हो गई। थर्मोडायनेमिक्स में चलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर और मैटर ऑफ सब्सटेंस दो निकलती हैं, ठीक है। टेम्परेचर 5वां, मैटर ऑफ सब्सटेंस 6ठा। और ऑप्टिक्स में अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, इसको हम लोग बोल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो कितनी होगी? 7। तो कितनी फंडामेंटल है? 7 फंडामेंटल। मैं फिर से बहुत तेज़ी से रिपीट करता हूँ, मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, मैटर ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये 7 फंडामेंटल हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा चले कोई भी जो आपके दिमाग में फिजिकल क्वांटिटी आ रही है वो सोचिए आप। जैसे मैं सोचता हूँ, मैंने कहा स्पीड है, तो स्पीड भी तो फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड इक्वल टू क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस? सर डिस्टेंस मतलब लेंथ, एल में रिप्रेजेंट होगा। व्हाट इज टाइम? इट इज टी। तो स्पीड कितने फंडामेंटल पर डिपेंड करे? 2 फंडामेंटल पर। किसमें? डिस्टेंस अपॉन टाइम में। चलो इसको और थोड़ा समझते हैं। भाई मैंने आपसे आपका स्पीड पूछा, ठीक है, और आपने मुझको आगे बताया कि सर हम 5 मीटर चलें। आपने केवल लेंथ बताया, आपने केवल डिस्टेंस बताया, हम 5 मीटर चले, तो क्या मैं आपकी स्पीड बताऊंगा? नहीं, मैं आपकी स्पीड नहीं बता सकता क्योंकि आपने केवल लेंथ बताया। अच्छा, आपने कहा चलो जो गलती हुई उसे टाइम बताना भूल गया और अगली बार आपने केवल टाइम बताया। सर आपने कहा हम 5 सेकंड में आपके घर तक पहुँचे, अपने घर से जो भी था। तो पहली बारी में आपने कहा कि आप 5 मीटर तक भागें। मैंने कहा ठीक है, मैं आपका, आपने केवल लेंथ बताया। और उसके नेक्स्ट टाइम आपने कहा हम केवल 5 सेकंड तक भागे, आपने केवल टाइम बताया, तो मैं आपकी स्पीड बता पाऊंगा? नहीं। फिर आपने दोनों बात में को रिलेट किया, आपने कहा सर हम 5 सेकंड में 5 मीटर भागे, 5 सेकंड में 5 मीटर भागे, तो डिस्टेंस भी बताया और टाइम भी बताया। तो व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने फॉर्मूला में जस्ट निकाला, फिर मैंने कहा डिस्टेंस 5, टाइम 5, तो 5 से 5 कटा 1, तो मैं तुरंत समझ गया कि आपका जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। 5 अपॉन 5 ना, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन 5 सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड बताने के लिए आपको क्या बताना पड़ा? स्पीड बताने के लिए आपको लेंथ भी बताना पड़ा, स्पीड बताने के लिए आपको टाइम भी बताना पड़ा। यानी कि आपको कितने फंडामेंटल यूज़ करने पड़े? 2 फंडामेंटल यूज़ करने पड़े, तब जाके आपने अपने स्पीड को बताया। अच्छा, अब अगला केस करते हैं, फिर देखते हैं क्या है। हमारे पास 7 फंडामेंटल है, मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, मैटर ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हम 7 को यूज़ फिलहाल नहीं करेंगे, हम केवल 3 को यूज़ करेंगे। एम का रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे मास के लिए, लेंथ का रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग टाइम के लिए। अब लेंथ का मतलब सभी टाइप की लेंथ है, सभी टाइप की लेंथ मतलब आपका, सभी टाइप का लेंथ कहने का मतलब कमरे का विड्थ है वो भी एल है, कमरे की हाइट है वो भी एल है, कमरे का लेंथ तो खैर एल ही है, कि सर्किल का रेडियस कैसे नापोगे? रेडियस कैसे मेजर करोगे? आपने कहा 5 मीटर, 3 मीटर, कुछ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, या तो मीटर में कहोगे या सेंटीमीटर में कहोगे या किलोमीटर में कहोगे, तो आप रेडियस को मेजर करने के लिए किसका यूनिट लोगे? लेंथ का। दैट इज लेंथ को हम लोग किस रिप्रेजेंट करेंगे? बस एल से। वो लेंथ कोई हो सकती है, मतलब अगर रेडियस आर है, पाई आर स्क्वायर है, तो आर को भी किस मेजर करेंगे? एल से। कमरे का हाइट है एच, वो भी मीटर में लगेगा, उसको भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से। कमरे का विड्थ है उसको भी किस में मेजर करेंगे? मीटर में, तो उसको भी किस मेजर करेंगे? एल से। अभी मत कहने कि सर एल फॉर लेंथ ना, एल लेंथ को मेजर जो करेगा, चाहे वो रेडियस है, चाहे वो विड्थ है, चाहे वो हाइट है। तो एल किसके लिए यूज़ कर रहे हैं भाई? लेंथ के लिए। टी किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? टाइम के लिए, ठीक है। तो हमने कितनी फंडामेंटल यूज़ कर दी? 3, एक मास, एक लेंथ और एक टाइम। तो एम मास के लिए, एल लेंथ के लिए और टी टाइम के लिए, ठीक है। अब हमने इस चैप्टर में क्या करना है, फिर बताइए आप। हमने चैप्टर में क्या करना है? हमने करना है कि कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर किस तरीके से और कैसे कैसे डिपेंड करेगा। जैसे कल की बात करते हैं, फिर से पकड़ते हैं, एक बाकी तो देते नहीं, स्पीड चलते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी होता तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में नापता? मीटर में।
एक्चुअल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, एंड द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। 9th में आपने पढ़ा है। तो डिस्टेंस किस में नापेगा? मीटर में, अगर पास का है। थोड़ा दूर का है किलोमीटर में, बहुत दूर का है मतलब हमारे और सन के बीच का डिस्टेंस तो लाइट ईयर में। ठीक है, लाइट का स्पीड तो निकालते हैं ना, और डिस्टेंस में टाइम से निकाला होगा। तो भाई डिस्टेंस किससे मेजर होगा? एल में। टाइम किससे मेजर होगा? टी में। क्या एम आया? ना। क्यों? क्योंकि भाई अपना जो स्पीड है मास में डिपेंड नहीं कर रहा है। अब टी को ऊपर भेजते हैं, टी को ऊपर भेजेंगे तो एल टी माइनस 1। ठीक है, और इसको थोड़ा और कर लिखते हैं, ऐसे तरीके से लिखते हैं एम की पावर 0 एल टी माइनस 1। सर ये m की पावर 0 कहाँ से आ गया? अरे भाई किसी का पावर भी 0 क्या होता है? 1। m की पावर 0 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। बस ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑन मास, स्पीड इज डिपेंड्स ओनली इन लेंथ एंड टाइम, स्पीड इज डिपेंड इन दिस टू फिजिकल क्वांटिटीज ओनली, इन दो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करो। किस तरह से डिपेंड करेगा वो बताएगा उनके ऊपर लगी हुई पावर। हमको ये तो सीखना है। ठीक है, अगर वेलोसिटी कहते हैं तो वेलोसिटी इक्वल टू ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर बनता अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट हमारा जो है, तो वो भी एल अपॉन टी होता, वो भी एल टी माइनस 1 होता। तो स्पीड आप समझ गए, कल भी क्या था दोबारा कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं एक्सेलरेशन चलूँ, एक्सेलरेशन चलें तो एक्सेलरेशन क्या होगा भाई हमारा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर से बात करते हैं। मेरी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट को थी, मेरी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड ईस्ट को हो गई, ईस्ट को भाग रहा हूँ। तो पहले मेरी वेलोसिटी क्या थी? 3 मीटर पर सेकेंड। अब मेरी वेलोसिटी क्या हो गई? 8 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या था मेरा? 3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया मेरा? 8 मीटर पर सेकेंड। तो कितने का चेंज आया? 3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड। तो 3 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तो चेंज कितना? 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया ना। तो इनिशियल वेलोसिटी किस में थी? 3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 8 मीटर पर सेकेंड। चेंज कितने का आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज क्या है? मीटर पर सेकेंड। इनिशियल भी मीटर पर सेकेंड में, फाइनल मीटर पर सेकेंड में, चेंज भी मीटर पर सेकेंड में। मतलब मीटर पर चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन भी वही होगा जो डायमेंशन किसका था? वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी डायमेंशन क्या था भाई? एल टी माइनस 1। सही, तो स्पीड का था, वेलोसिटी का भी यही होगा। अपॉन टाइम का डायमेंशन क्या हो गया? टी। टी कहाँ गया? ऊपर। तो क्या आ गया बेटा आपको बताना? एल टी माइनस 1 था, ये टी ऊपर चले गया तो टी की पावर माइनस 1 एक और आ गया, माइनस 1 कितना हो गया? 2। तो कितना हो गया जी हमारा? एल टी माइनस 2। तो एल टी माइनस 2 किसका डायमेंशन हो गया? एक्सेलरेशन। तो क्या पता लगा कि एक्सेलरेशन इज ए डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन लेंथ एंड टाइम। स्पीड इज ए डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी एंड इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन लेंथ एंड टाइम। लेकिन यहाँ पर लेंथ और टाइम में लेंथ और टाइम का डायमेंशन देखिए, यहाँ लेंथ और टाइम में लेंथ और टाइम का डायमेंशन देखिए। यहाँ एल की पावर 1 है, टी की पावर माइनस 1 है, यहाँ एल की पावर 1 लेकिन टी की पावर माइनस 2। डायमेंशन क्या होगी? चेंज। अकेली टाइम अब एक अकेला फंडामेंटल थोड़ा देखेंगे। आप किसी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी में जितने फंडामेंटल है उन सभी फंडामेंटल की डायमेंशन को देखेंगे ना। अगर किसी एक भी फंडामेंटल का डायमेंशन चेंज हो गया इन तीनों में से तो इसका मतलब क्वांटिटी क्या हो चुकी है? चेंज। अच्छा, एम के टर्म में लिखते हैं तो एम की पावर 0, एल की पावर 1 एंड टी की पावर माइनस 2। तो यहाँ डायमेंशन क्या है भाई? 0 1 और माइनस 1। यहाँ डायमेंशन क्या है? 0 1 और माइनस 2। तो कोई एक भी अगर चेंज होगा तो माइनस 1 से माइनस 2 हो गया, तो इसका मतलब क्वांटिटी क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। तो ये क्या बेटा आपका? एक्सेलरेशन। क्या है? एक्स। तो स्पीड, समझा की बात। चलिए अब अगर मैं फोर्स की बात करूँ, किसकी बात करूँ? फोर्स। तो फोर्स क्या होता है भाई? बताइए फोर्स क्या होता है? कल पूछा था ना, देखो अभी क्लास में होते मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं आपसे पूछता भाई फोर्स क्या होता है, और फिर आप लोग बताते ना, आपने 9th में पढ़ा है, आपने बताया, अभी पता होगा फोर्स इक्वल टू। ठीक है, फोर्स इक्वल टू क्या होगा भाई? आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज मास? शाबाश, एम। व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो होगा क्या होगा? वेलोसिटी का एल टी माइनस 1, टाइम का टी कहाँ गया? ऊपर। एल टी माइनस 1 ऊपर जाकर माइनस 1 कितना रहा? एल टी माइनस 2। तो एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2। लेकिन फोर्स में एल टी माइनस 2 के साथ एम भी तो आ गया, तो क्या डायमेंशन आ गई जी आपकी? एम की पावर 1। मास पर भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है, और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन, एक्सेलरेशन भी 3 फंडामेंटल डिपेंड कर रहे हैं।
फोर्स भी 3 फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है, लिखा हो तीनों ही है, लेकिन एक्सेलरेशन में इस फंडामेंटल की पावर क्या है, 0 तो एम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन एक फोर्स में एम की पावर 1 है तो इस फंडामेंटल की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये इस फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ और टाइम की डायमेंशन सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तीन इस ग्रुप में, इन तीन के ग्रुप में अगर कोई भी एक चेंज हो गया तो हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या हो चुका है, चेंज। तो ये किसकी डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बेटा, हमारी फोर्स की। अच्छा प्रेशर बताइए, बताइए प्रेशर क्या होता है। प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर। हाँ शाबाश, कुछ लोगों ने सोचा ही होगा, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स अपॉन टाइम इज पावर, कुछ ने भी चिल्ला, अभी कोई सोच रहे फोर्स अपॉन टाइम भी सोच रहे होंगे, फोर्स अपॉन टाइम इज पावर, फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। तो फोर्स, अभी फिर देखो फोर्स, अब फिर से आज की फोर्स इक्वल टू, अब देखिए आप खुद सोचिए, आगे बढ़ने के जो सुनिए, सोचो। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का डायमेंशन एम, एक्सेलरेशन का डायमेंशन, एक्सेलरेशन मतलब फॉर्मूला याद रखिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी एल टी माइनस वन, टाइम टी, टी कहाँ गया ऊपर, एल टी माइनस टू, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का एम, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, तो फोर्स का एम एल, अभी तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लेकिन आपको याद रखना बेटा एम एल टी माइनस टू, तो फोर्स का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस टू। अगर 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। एरिया, लेंथ आता है ना 2 बार, लेंथ इंटू विड्थ, पाई आर स्क्वायर, आर भी 2 बार स्क्वायर में है, तो ए का डायमेंशन क्या होता है, एल की पावर 2। अब यहाँ एल की पावर कितनी है 1, यहाँ एल की पावर कितनी है 2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, क्या बनेगा -2, 1 और -2 -1। तो चलो मैं लिख देता हूँ इसको, तो एम एल टी माइनस टू किसका डायमेंशन है, फोर्स का, एल की पावर -2 किसका डायमेंशन है, एरिया। अब वो तो L2 था, तो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में छलांग लगाएगा तो -2 बन जाएगा ना, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर -2, तो कितना एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो सर शक्ल तो इसकी भी लगभग फोर्स की डायमेंशन जैसे दिखाई दे रही है, शक्ल तो सेम ही है भाई, ये भी मास पे डिपेंड कर रहा है, हाँ ये भी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, हाँ ये भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, हाँ, लेकिन यहाँ डायमेंशन क्या है देखिए, 1 1 और -2, यहाँ डायमेंशन क्या है 1 -1 और 2, मतलब ये भी 3 फंडामेंटल पर डिपेंड कर रहा है, ये भी 3 फंडामेंटल पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ डिपेंडेंसी अलग है और यहाँ डिपेंडेंसी अलग है, क्योंकि कोई भी एक चेंज होगा तो आपकी डिपेंडेंसी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, समझ की बात। तो ये क्या भाई आपका प्रेशर का डायमेंशन, ठीक है ना। अच्छा अगर आप प्रेशर के बाद वर्क की बात करें, किसकी बात करें, वर्क की बात करें, तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा बताना। हमने यहाँ पर किसका निकाला, प्रेशर का, सॉरी प्रेशर के बाद हम लोग निकालते हैं एनर्जी का, किसका निकालते हैं, प्रेशर निकाल दिया, ठीक है। प्रेशर के बाद हम लोग निकालते हैं अपना एनर्जी का, ठीक है, सॉरी पीछे गड़बड़ हो गया, एनर्जी का, एनर्जी, एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है ना, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो आपने जितना वर्क डन किया आपका एनर्जी उतना ही है। एंड व्हाट इज वर्क, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम, तो वर्क, सॉरी क्या हो रहा है यार, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। व्हाट इज फोर्स, फिर बताइए फोर्स क्या होता है, अभी पूरा निकालना, आप पीछे याद होना करोगे फोर्स क्या था, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज मास m, what is acceleration, change in velocity upon time, what is change in velocity, lt -1 upon time t, t कहाँ गया था ऊपर, तो क्या बन गया था lt -2, तो lt -2 किसका डायमेंशन हो गया, एक्सेलरेशन का। मास का क्या होता है m, तो फोर्स क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का m, एक्सेलरेशन का lt -2, तो क्या डायमेंशन हो गया ml t -2, mlt -2, तो ये किसका डायमेंशन हो गया, फोर्स का। डिस्प्लेसमेंट का क्या है भाई हमारा एल है, तो एल की पावर 1, एल की पावर 1, तो कितना हो गया एम एल 2 टी -2, तो एम एल 2 टी -2, डायमेंशन किसका है, वर्क का या फिर एनर्जी का। फोर्स का डायमेंशन क्या था, फोर्स का था भाई एम एल टी -2, प्रेशर का एम एल -1 टी -2, एनर्जी का एम एल 2 टी -2, तो इन तीनों में एम है भाई, हाँ फोर्स में भी एम है, प्रेशर में भी m है और वर्क एनर्जी में भी m है। फोर्स भी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर भी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी और वर्क भी लेंथ पे डिपेंड कर, लेकिन डिपेंडेंसी अलग अलग है। देखिए ना यहाँ डायमेंशंस क्या है 1 1 और -2, 1 1 और -2, यहाँ 1 -1 और -2, यहाँ 1 2 और -2, तो कोई भी अगर एक चेंज हो गया तो हम कहेंगे डायमेंशंस क्या हो गई, चेंज हो गई ना। तो ये क्या भैया आपका डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा स्पीड में m था ही नहीं, तो m की पावर क्या लिखी 0, यानी कि डिपेंड नहीं कर रहा था,
एक्सेलरेशन मैं भी एम पे डिपेंड नहीं कर रहा था, स्पीड पर भी एम पे डिपेंड नहीं कर रहा था। यही क्या बेटा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशंस, ठीक है। अच्छा एनर्जी, अब आप कोई भी एनर्जी लें, व्हाट इज वर्क, व्हाट इज एनर्जी, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। वर्क डन करने की कैपेबिलिटी को ही हम लोग एनर्जी कहते हैं। तो मतलब अगर आपने वर्क डन किया तो आपके पास एनर्जी है। अब वो एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में भी स्टोर हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी स्टोर हो सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता है, मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता है। कोई भी एनर्जी आप लोग बोलें, किसी भी फॉर्म का एनर्जी आप लोग बोलें, तो बेसिकली वो कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है। अच्छा आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, मतलब आप कहीं पर चले और बहुत तेज भाग के, मैं कहीं पर खड़ा हूँ, मान लीजिए हमारे स्कूल का जो गेट है ऊपर फील्ड, मैं फील्ड में कहीं पर खड़ा हूँ और बहुत तेज़ी से आप लोग भाग रहे हो और आपने मेरे को देखा नहीं और आप उस स्पीड से मुझसे टकरा गए, तो मैं क्या खड़े रहूँगा ना, मैं आगे गिरूँगा ना। इसका मतलब मैं जो खड़ा था मेरे को हिलाने के लिए, या मुझको क्या कोई हट्टा कट्टा आदमी उसको हिलाने के लिए फोर्स वर्कडन की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एनर्जी अभी आपसे कहाँ से आई, मतलब कोई हट्टा कट्टा आदमी, मान लीजिए अपने क्लास में कोई बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी खड़ा है, मैं धक्का दे नहीं हिला, आप में से किसी ने उसको पूछ के नहीं हिला, तो आप क्या करोगे। हमारी क्लास में बिल्कुल मतलब एक बिल्कुल मतलब मैं ही या मेरा जैसा कोई बहुत दूर गया, भागा, बहुत तेज भागा और टकरा, आप क्या हिलेगा, हाँ शायद पॉसिबल है। तो क्या किया उसने, अपने को वेलोसिटी थी, तो एनर्जी से आया नहीं आया, तो एनर्जी किस फॉर्म में आया, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आया, है ना। तो वर्कडन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो कोई भी एनर्जी हो, आइदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ये सारी की सारी जो एनर्जीज हैं, ये सारी एनर्जी बेसिकली कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क को ही रिप्रेजेंट करेंगी। यानी कि अगर आपके पास एनर्जी है, किसी भी फॉर्म में एनर्जी है, तो वो एनर्जी आपके वर्क डन करने की कैपेबिलिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब किसी भी एनर्जी का अगर आप डायमेंशंस देखोगे तो वही आएगा जो किसका है, वर्क का। तो वर्क का डायमेंशन क्या है भाई हमारा, ml2 t-2। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, ml2 t-2। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, ml2 t-2। इलेक्ट्रिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, ml2 t-2। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, ml2 t-2। हीट एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, ml2 t-2। मतलब कोई भी एनर्जी आप लोग ले लो, उस एनर्जी का मतलब कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जो डायमेंशन आपका वर्क का होगा वही एनर्जी का होगा, चाहे आप किसी भी एनर्जी को लें। चलिए एक केस करते हैं, यहाँ पर अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। क्या लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी समझते हैं, देखते हैं कि सेम आता है नहीं आता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए अभी डायमेंशंस की हम लोग कुछ लिमिटेशंस पढ़ेंगे, तो उन लिमिटेशंस में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारे नंबर्स होते हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। नंबर हो गया, एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया, लॉगरिथमिक टर्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हो गए, इनकी डायमेंशन नहीं होती है, वो आगे सीखेंगे। बस इतना याद रखिए कि नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। अब नंबर का कोई डायमेंशन क्यों नहीं होता है भाई, व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन किसका होगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का होगा। और डायमेंशंस क्या बताएंगे कि वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर किस किस तरीके से डिपेंड कर रहे हैं। क्या नंबर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं भाई, नंबर कोई फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं, तो इसका फंडामेंटल पर डिपेंडेंसी भी नहीं रहेगी, तो हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होगा। बगल में कौन है, मास, मास का डायमेंशन क्या होगा जी हमारा, एम, मास का डायमेंशन एम हो गया। व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है बताइए, वेलोसिटी क्या है, बताइए अब होता है। चलो स्पीड ही कर लेते हैं, अगर आपको स्पीड चला तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस शाबाश एल, टाइम टी, तो एल अपॉन टी, टी कहाँ गया ऊपर, तो कितना आ गया जी एल t-1। लेकिन v का ये तो अकेले v की है ना, लेकिन v का क्या है स्क्वायर, तो इसका भी क्या लगा देते हैं बेटा स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन करना आपको आता है, तो m है, तो l का पावर 2 और t की पावर -2। तो ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, इट इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सर वर्क का भी तो ये आ रहा था, मैंने वर्क के बगल में एनर्जी लिखा ना, तो सेम ही तो है। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, कोई भी एनर्जी है, इट इज़ बेसिकली कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क का डायमेंशन जो वही किसका होगा, एनर्जी का। चलिए आपने कहा सर हमको पसंद काइनेटिक एनर्जी पसंद नहीं था, हमको पोटेंशियल एनर्जी पसंद है, उसमें निकाल के दिखाएं। तो मैंने कहा चलिए पोटेंशियल एनर्जी भी कर लेते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgs था ना। व्हाट इज एम, मास। व्हाट इज जी, एक्सेलरेशन। सर अभी तक तो, अभी हाई स्कूल तक तो हम लोग एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पर जी क्या है, मतलब एक्सेलरेशन जस्ट रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी।
और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के कारण ही होगा। आपकी स्टेट तब तक चेंज नहीं होगी, चाहे वो रेस्ट की है चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन की है, जब तक आप पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ऐसा न्यूटन ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई। इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इनर्शिया था नहीं था, कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो अब रेस्ट में तो आपका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड तो हमेशा 0 मीटर पर सेकंड रहेगा। तो अगर आपका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड से बढ़ाना है, कुछ 2 मीटर पर सेकंड या 4 मीटर पर सेकंड करना है, तो डेफिनेटली आप पे फोर्स लगाना पड़ेगा। या कोई आदमी भाग रहा है, उसको रोकना है, गाड़ी बाइक चल रहा है मेरा, तो मुझको उसको रोकना, ब्रेक लगाने पड़ेंगे। तुमने कहा जरूरी थोड़ा ब्रेक, बिना ब्रेक लगाए तो रुक जाती है। तो भाई वो टायर के और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है उसके कारण रोकना, मतलब फोर्स लग रहा है, बिना फोर्स के आपकी वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली एक्सेलरेशन जो है वो अप्लाइड फोर्स के कारण आएगा। अब अगर ये वेलोसिटी में चेंज ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। मतलब स्मॉल जी और ए में कोई अनोखी अंतर नहीं है। ए एक्सेलरेशन, स्मॉल जी इज ऑल्सो एक्सेलरेशन, मतलब क्वांटिटी सेम है। क्वांटिटी सेम है कहने का मतलब एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है। तो भाई क्यों सपना आया किसी को कि भाई इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर दो, उसको ए से रिप्रेजेंट कीजिए। अब किसी पंडित ने बोला था इसको ए से इसको जी से कहेंगे, पर अंतर सिर्फ इतना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर आप पर एक्सेलरेशन आएगा, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। समझ रहे हैं? देखिए काम करते हैं, चलो उसको बाद में समझेंगे, टॉप क्लास में समझेंगे। तो एम हो गया। तो जी का डायमेंशन क्या रहा? जी का डायमेंशन रहा एक्सेलरेशन का ही रहेगा ना, एल टी माइनस जो एक्सेलरेशन का है, ठीक है। और एच का डायमेंशन क्या होगा बेटा हमारा? फिर से एच हाइट, एल मीटर में नापेगा तो एल की पावर 1, एल की पावर 1, फिर कितना आ गया? एल और एल 2। तो भाई कितना डायमेंशन है? एम एल 2 टी माइनस 2। तो ये किसका डायमेंशन है जी? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस 2, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस 2, एनर्जी का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस 2। तो तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले अपने सेम है। तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है तो तीनों की डायमेंशंस भी क्या आएंगी बेटा? सेम आएंगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली एनर्जी इज रिप्रेजेंट द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी जो है वो कैपेबिलिटी बता रहा है वर्क डन की, ठीक है। चलिए भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अच्छा इस ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या है इसका? डायमेंशनल फॉर्मूला। किस में डिपेंड कर रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला? फंडामेंटल पे। कैसे डिपेंड कर रहा है वो कौन बताएगा? उसकी पावर। तो हमने जितने भी डायमेंशन फॉर्मूले निकाले उसमें मैक्सिमम तीनों पे डिपेंड कर रहे हैं, एम एल और टी पे। लेकिन तीनों का जो ग्रुप है, कहीं पर 1 2 और -2 है, कहीं पे 1 -1 और -2 है, कहीं पर 0 1 और -2 है, कहीं पर 1 1 और -2 है। तो डिपेंड तीनों पे ही करें, लेकिन कैसे डिपेंड करे वो कौन बताएंगे? डायमेंशन। और डायमेंशन होती क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर लगाई गई पावर। इसको फिर रिपीट करते हैं, एक्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन 3 फंडामेंटल, मास, लेंथ एंड टाइम, सच दैट m का पावर a, l का पावर b, t का पावर c। तो इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी x। दिस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड ऑन 3 फंडामेंटल, मास, लेंथ और टाइम। और कैसे डिपेंड कर रहा है वो कौन बताइए? उनके ऊपर की पावर। तो ये पावर क्या है? डायमेंशंस हैं, और ये पूरा क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आनी शुरू हो गई होंगी कि डायमेंशनल एनालिसिस में हमने किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में तोड़ना है, और ये देखना है कि वो पर्टिकुलर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल पर कैसे कैसे डिपेंड कर रही है, किन किन फंडामेंटल पर कैसे कैसे डिपेंड कर रही है, किन किन फंडामेंटल, 3 मास, लेंथ और टाइम, कैसे कैसे उनकी पावर। तो यही हमने इस पूरे चैप्टर में करना था, जो हम कल से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल से बात क्लियर होनी शुरू हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा नई कुछ क्वांटिटी में। दूसरी क्वांटिटी डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? सर बहुत आसान, मास अपॉन, हाँ बताओ, सोच लिया? मास अपॉन जो भी आपने सोचा, जो भी सोचा वो नहीं, वॉल्यूम। मास का डायमेंशन m, और वॉल्यूम क्या है भाई? वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो मैंने कहा नहीं भाई, हमको स्फेयर पसंद है, हमको स्फेयर का वॉल्यूम पता ही। हमने कहा स्फेयर का वॉल्यूम 4/3
पाई आर क्यूब। तो भाई इसमें भी तो आर 3 बार है, लेंथ 3 बार। अगर आप इस क्यूबॉइड का कहते हैं तो एल बी एच, तो इसमें एल एल बी 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 भी एल और एच भी एल, मतलब है तो लेंथ ही। ये भी मीटर में नपेगा, ये भी मीटर में नपेगा, ये भी मीटर में नपेगा, ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, मतलब तीनों ही एल में नपेंगे। तो यहाँ से भी एल की पावर 3 आएगा, यहाँ से भी एल की पावर 3। तो मैंने कहा सिलेंडर पसंद है जी हमको। मैंने कहा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आर 2 मतलब एल 2 बार, और यहाँ से एच तो फिर भी कितना आ गया 3, एल की पावर 3। तो आप किसी भी सिमेट्री का वॉल्यूम निकाल लिए, वो हमेशा एल की पावर 3 ही आएगा। ठीक है, तो ऊपर चले गया तो कितना आ रहा भाई एम एल माइनस 3। एंड क्या टाइम है? नहीं है। अब टाइम नहीं है तो भाई नहीं लिखो चलेगा। अगर तुमको भाई ट्रेडिशन को फॉलो करना है, एम एल माइनस 3 टी की पावर 0 लिख डालो। टी की पावर 0 इज रिप्रेजेंट की डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन टाइम एंड डेंसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन मास एंड लेंथ सच दैट द डायमेंशन ऑफ मास इज m एंड डायमेंशन ऑफ लेंथ इज -3 एंड डायमेंशंस आर द डायमेंशन जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर रेस्ड पावर को ही हम लोग कहते हैं। चलो भाई अब तो ठीक था, अभी तक तो बढ़िया बात थी सर। अभी तक तो आपने वही फिजिकल क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट करी या डिफाइन करी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हम लोग 9th 10th में पढ़े हैं। लेकिन किताब में तो भाई 2-3 पेज में तो पता नहीं क्या क्या सुनने को मिल रहा है। यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, प्लांक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में है ना आपको भाई अजीब अजीब विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब अजीब अजीब ड्राउन नाम सुनाई दे होंगे। वो कैसे याद होंगे? वो तब याद होंगे जब हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वो टॉपिक कब डिस्कस होंगे? जब हम उन टॉपिक तक पहुंचेंगे। मतलब विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालना तो हम लोग आपको बताएंगे, शायद फॉर्मूला भी आपको याद करवा दें, लेकिन विस्कोसिटी का डिस्क्रिप्शन अभी हम यहाँ पर आपको नहीं देंगे। विस्कोसिटी का डिस्क्रिप्शन आपको केवल कब मिलेगा? वो तब मिलेगा जब हम लोग उस टॉपिक पहुँचे। सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन की डायमेंशन निकालना आपको बता दिया जाएगा, लेकिन सरफेस टेंशन के बारे में हम लोग आपको कब समझाएंगे जी? सरफेस टेंशन के बारे में आप समझोगे कब? जब आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में चलोगे। तो क्या बात की बात है। चलिए, सरफेस टेंशन क्या होता है हल्का सुनते हैं, इसका यूज़ होगा। सरफेस टेंशन रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कैपिटल टी या एस से, कुछ बुक्स में टी से और कुछ बुक्स में एस से। देखिए भाई, सरफेस टेंशन क्या होता है, एक काम करते हैं, ठीक है। एक क्या समझाऊँ, मतलब मच्छर है, मान लो कोई मॉस्किटो मच्छर, बाल्टी में पानी रखा है, पानी बिल्कुल शांत है, ठीक है। मच्छर उसमें बैठ गया, तो क्या मच्छर डूबता है? पानी में बैठ गया मान लो ना, या कोई छोटा सा डस्ट पार्टिकल है वो पानी के सरफेस में ठहर जैसा रहता है, डूबता नहीं है। बड़े ध्यान से देखना। और जहाँ पर ठहरता है ना, वहाँ पर हल्का सा कैसा लगता है जैसे पानी को दबा रहा है। पानी का लेयर टूट नहीं रहा है, नहीं टूट रहा है ना। क्यों? क्योंकि पानी या लिक्विड के सरफेस में क्या होता है भाई, एक टेंशन होता है। अब देखो, मैंने कहा ना हम इसको नहीं समझाएंगे भाई यहाँ पर समझाने का मतलब, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। हम लोग उसको तभी समझेंगे जब हम लोग इस टॉपिक में पहुँचेंगे, और इस टॉपिक में इसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। लेकिन सरफेस टेंशन है क्या? देखिए भाई, मैं इसको एग्जांपल समझा रहा हूँ। लिक्विड के सरफेस में लगेगा, किसी भी लिक्विड के सरफेस में लगेगा। डिफाइन कैसे करेंगे? किसी भी लिक्विड की सरफेस पर ड्रॉ की गई इमेजिनरी लाइन के यूनिट लेंथ पे लगने वाले फोर्स को सरफेस टेंशन कहते हैं। ये तो मैंने डेफिनेशन डिस्क्राइब करी, कैसे आई वो वहीं सीखेंगे। आपको यहाँ पर डेफिनेशन पढ़नी ही नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो मैंने क्या कहा कि द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑन ए लाइन विच इज ड्रॉ ऑन द लिक्विड सरफेस। तो कितने लेंथ पर? यूनिट लेंथ में। तो एल मीटर में कितना लगा? एफ। तो 1 मीटर में कितना लगेगा? तो 1 मीटर में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा भाई? एफ अपॉन एल। फॉर्मूला याद हो गया जी? नहीं भी याद हुआ तो रट दो, बोल सोच लो कि भाई सुमित सर ने बोल रखा है, आगे पढ़ेंगे इसको। फॉर्मूला रटा होना चाहिए। जब फॉर्मूला रटेगा तभी आप डायमेंशन याद कर सकते हो। भाई ये मत कहना कि अभी सर रटने की बात करने लगे। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप सरफेस टेंशन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे। अब किताब में ढूंढना 11th किताब में सरफेस टेंशन का काफ़ी आगे मिलेगा। तो उतने आगे की चीज़ कैसे समझा दें अभी एकदम से, जो उसमें पीछे की बात भी तो लगेंगी, धीरे धीरे करके चलेंगे। बस फॉर्मूला क्या है? एफ अपॉन एल। हम केवल कुछ इस सभी क्वांटिटीज़ का डायमेंशन नहीं निकालेंगे, हम केवल उन क्वांटिटीज़ का ही डायमेंशन निकालेंगे जिनका यूज़ हमारी रिफ्रेशर या एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में है। बाकी जो बचेंगी वो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे वहाँ पर आप लोग उनको निकालते रहेंगे। बस हमने इस चैप्टर में आपको डायमेंशनल समझानी थी, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता समझाना था, और इसका मतलब क्या था ये समझाना था। मेरे ख्याल तो समझ चुके होंगे। फिर से फोर्स आया। फोर्स मतलब सब बहुत लिमिट हो गया, मास इनटू एक्सीलरेशन। व्हाट इज मास?
m। व्हाट इज एक्सेलरेशन, अब हो गया भाई बहुत, स्पीड lt माइनस 1, एक्सेलरेशन lt माइनस 2, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन m l t माइनस 2 अपॉन क्या है जी l। l क्या होगा l, तो l से l क्या होगा कटेगा, तो l से l की इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो क्या डायमेंशन आ गई m t माइनस 2। तुमने कहा एल क्यों नहीं लिखा, मैंने कहा लिखना तो लिख दो, एल तो कट गया, लेकिन कट गया तो एल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एम टू दी पावर 0 एट टी पावर माइनस 2, समझ गए। तो ये क्या बेटा आपका सरफेस टेंशन, नहीं आया समझ में। तो ये चीज़ जो रही वो क्या रही आपकी सरफेस टेंशन। वैसी फ्रीक्वेंसी है, वैसे ही आपका प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है ना। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, चलिए फ्रीक्वेंसी चलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है जी 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब ये आपने 9th में पढ़ा है, कभी क्लास में हम मिलेंगे तो मैं फ्रीक्वेंसी समझाऊंगा। अभी यहाँ पर नहीं, अभी 9th में, तो 9th की बातें नहीं करेंगे भाई हम लोग। टाइम पीरियड किस में रिप्रेजेंट होगा, टाइम पीरियड टी में। तो फ्रीक्वेंसी क्या रही भाई हमारी 1 अपॉन टी। टी कहाँ गया ऊपर, टी ऊपर चलेगा तो टी की पावर -1, तो टी की पावर -1 किसी डायमेंशन है फ्रीक्वेंसी की। वैसे ही प्लांक्स कांस्टेंट निकालेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालेंगे, विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालेंगे, यंग्स मॉडुलस निकालेंगे, बल्क मॉडुलस निकालेंगे, स्ट्रेस निकालेंगे, स्ट्रेन निकालेंगे। बड़े डरावने नाम हो रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके आपको हैबिट हो जाती है, बस कुछ टाइम लगता है, 10-15 दिन, घबराना मत, चीज़ें आसान हैं। बस आपको थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा, चाहे अब तो किसी भी आप कॉमर्स लोगो तो वहाँ पे ध्यान देना ही पड़ेगा भाई, वो तो और टिपिकल बैठता है। तो अगर थोड़ा भी ध्यान दोगे तो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, इसके कल हम लोग करेंगे एप्लीकेशन। बाकी डायमेंशनल फॉर्मूलेज हम लोग निकालेंगे कब, जब हम उनको फॉर्मूले में न्यूमेरिकल में देखेंगे। हम लोग को न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके एप्लीकेशन देखेंगे, तो जहाँ पर कोई डायमेंशन फॉर्मूला आएगा तो हम तुरंत उसका वहीं पे डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करना सीखेंगे, ठीक है। नई चीज़ आपने आप सीखी सरफेस टेंशन एफ अपॉन एल। डायमेंशन क्या है समझ गए आप में, कहते बहुत लड़ गया होगा। डायमेंशन किसका निकलेगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकल सकता है, लेकिन हम बेसिकली डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ का ही निकालते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस में फंडामेंटल्स आएंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आएंगे, वो फंडामेंटल कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ किस किस डिराइव्ड में डिपेंड कर वो सारी बताएंगे, वही हमने यहाँ पढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।